हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 बल एवं गति के नियम का गति का दूसरा नियम पढ़ा था। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है वो पढ़ा था। दूसरे नियम की गति की हमने मैथमेटिकल इक्वेशन यानी गणितीय गणना की थी। आज हम पढ़ेंगे बल का असर मापक और गति के तीसरे नियम के प्रयोग। चलिए, बल का असर मापक क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू m इनटू a यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये कल पढ़ा। तो द्रव्यमान का आपको पता ही है कैसे माप होता है। त्वरण का कैसे माप होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बल का माप क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखने वाली बात है, ठीक है। अर्थात बल का असर मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इस चीज को न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। इसे न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन द्वारा भी प्रतिपादित किया जाता है इस पूरी संख्या। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम न्यूटन की गतिविधि के नियम से हमें बल को मापने की विधि मिलती है, ठीक है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। अब दैनिक जीवन में गति के द्वितीय नियम का प्रयोग कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आपके बल का जो ऐसे मात्रक हुआ वो हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको पूछते हैं न्यूटन। बल का मात्रक ऐसा मात्रक न्यूटन भी है। अब हम इसके दैनिक जीवन में गति के दूसरे नियम के प्रयोग देखेंगे, उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। चलिए, पहला उदाहरण है क्रिकेट मैच के दौरान। क्रिकेट मैच के दौरान एक क्षेत्र रक्षक तेजी से आते ही बॉल अपने हाथ पीछे आदमी देखने में। तो एक क्रिकेट के मैदान में तेजी से बॉल अपनी तरफ आ रही है, तो क्षेत्र रक्षक बॉल अपने हाथ क्यों पीछे खींचता है? ये आपको पता है, आपके क्षेत्र में इसका उत्तर आपको पता नहीं है। तो होता क्या है? क्रिकेट मैच के दौरान तेजी से आती हुई बॉल का संवेग काफी अधिक होता है, ठीक है। मोमेंटम तो संवेग यानी इसका जो मोमेंटम बना होता है वो बहुत अधिक होता है। हाथ से पकड़कर बॉल को रोका जाता है, अर्थात बॉल के संवेग को जीरो किया जाता है। बॉल का संवेग जो है बॉल को बहुत ज़्यादा होता है, हाथ से रोका जाता है यानी उसके संवेग को जीरो किया जाता है। तो तेजी से आती हुई बॉल को रोकते समय क्षेत्र रक्षक हाथ को पीछे की ओर इसीलिए खींचता है क्योंकि उसको संवेग द्वारा हाथ में झटका लग सकता है। हाथ को पीछे खींचकर क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय ले लेता है। उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है जब वो हाथ पीछे खींचता है ना, तो बॉल के जो मोमेंटम है या संवेग है उसको जीरो करने में। अगर वो सीधे हाथ रखेगा तो एकदम से करेगा, लेकिन जितना जो बल लग रहा है उसके द्वारा हाथ में भी चोट लगेगी। अब इस बात से ना गति का तीसरा नियम निकल के आता है, वो थोड़ा आगे बताऊंगा मैं कि क्या होता है। तो इसलिए वो हाथ पीछे खींचता है ताकि उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए गेंद के मोमेंटम को जीरो करने के लिए। इस प्रकार गेंद के मोमेंटम या संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप सीधा हाथ रख के पीछे नहीं खींचोगे तो एकदम से शून्य हो जाता है बहुत तेज गति से आ रही बॉल का मोमेंटम, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दूसरे शब्दों में कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, जिसके कारण कैच पकड़ने वाले क्षेत्ररक्षक के हाथ पे अधिक बल लगेगा और चोट लग सकती है। समझिए बात को। तो इसीलिए क्या होता है, मोमेंटम की दर को कम करने के लिए अधिक समय लेने के लिए ही खिलाड़ी जो है अपने हाथ को पीछे खींचता है। अगर क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्डर होता है आपके क्रिकेट के मैदान में, अगर वह बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ना खींचे तो क्या होगा, मोमेंटम तो एकदम जीरो हो जाएगा, बट जितने जोर से मोमेंटम, जितने फोर्स से, जितने बल से वो आ रहा था, वो बल पूरा का पूरा फील्डर के हाथ में लगेगा और उसको चोट आ सकती है। तो पीछे इसलिए खींचता है ताकि मोमेंटम कम करने के लिए थोड़ा अधिक समय मिल जाए और उसको थोड़ा इजी हो जाए ताकि उसको चोट भी ना लगे। तो ये आप समझ गए, ये गति के दूसरे नियम का एक प्रैक्टिकल उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम।
जब कोई व्यक्ति ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को कुशन या बालू पर क्यों कूदता है? देखो, जब कोई हाई जंप से ऊपर से जंप लगाता है कोई व्यक्ति जो खिलाड़ी होता है, तो उसको नीचे जो है कूदने के लिए नरम जगह क्यों दी जाती है? कठोर जगह पे क्यों नहीं कूदता वो? तो यहाँ पे भी गति का तीसरा नियम काम आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसका कारण क्या है। ऊंची कूद से जमीन से टकराते समय खिलाड़ी के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए कुशन या बालू रखा जाता है। वही बात आ गई कि मोमेंटम को कम करने के लिए थोड़ा अधिक समय देना होता है। अब कुशन या बालू पर क्या होता है, जब कुशन या बालू होगा तो उस पे जो है पाँव जो है ज़्यादा नीचे तक धस जाएंगे, जिस कारण मोमेंटम कम करने के लिए थोड़ा अधिक समय मिल जाता है और मोमेंटम या संवेग की परिवर्तन दर को शून्य करने के लिए लगाया गया समय बढ़ जाता है। इससे खिलाड़ी को चोट नहीं लगती, अर्थात खिलाड़ी जो है घायल नहीं होता। समझ गए? इसीलिए यदि ऊंची कूद के खिलाड़ी कड़े सतह पर कूदता है, यानी मान लीजिए जमीन कठोर है वहाँ पे कूदता है, तो क्या होगा, संवेग की परिवर्तन की दर अचानक जीरो हो जाएगी और जमीन की तरफ जब वो जोर से टकराएगा तो उसकी टांगों में चोट आ सकती है, उसकी टांग भी टूट सकती है, मोच भी आ सकती है। इसीलिए चोट से बचने के लिए, घायल होने से बचने के लिए ऊंची कूद से कूदने वाले खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है बच्चों, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, ये प्रश्न बन जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना कि खिलाड़ी जब ऊंचे से कूदता है तो उसके नीचे बालू या कुशन क्यों रखा जाता है। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। एक कराटे का प्लेयर है, हाथ से मारकर एक ही झटके में बर्फ की एक सीढ़ी कैसे तोड़ देता है। अब ये भी आपको समझने वाली बात है। एक कराटे का प्लेयर जो है एक हाथ से जोर से मारकर एक बर्फ की सीढ़ी कैसे तोड़ देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कराटे का एक खिलाड़ी एक हाथ को काफ़ी गति से बर्फ की तरफ मारता है, बर्फ की सीढ़ी की तरफ। तो बर्फ की सतह पर कठोर होने के कारण हाथ के संवेग परिवर्तन की दर अचानक से शून्य हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, हाथ की जो गति इतने जोर से जो मार रहा है तो उसकी हाथ का मोमेंटम या संवेग बहुत अधिक होता है, लेकिन जोर से जब वो बर्फ की सिल्ली पे मारता है तो बर्फ की सिल्ली कठोर होती है। कठोर होने के कारण संवेग एकदम से शून्य हो जाता है और शून्य होने के कारण जो वहाँ पे फोर्स जनरेट होती है, बल जनरेट होता है। क्योंकि देखिए किसी वस्तु पे आप, जब मैंने आपको पहला नियम क्या बोलता है, कोई आप बल लगाते हो बाहरी बल, तभी गति आती है। तो यहाँ पे बर्फ की सिल्ली जो है स्थिर अवस्था में है, फिर आप ऊपर से जोर से फोर्स लगा रहे हो हाथ के द्वारा। तो जब फोर्स लगा रहे हो तो बर्फ की सिल्ली में कोई ना कोई मूवमेंट होगी, इस कारण बस वो टूट जाती है। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। इसका दूसरा नियम क्या कहता है गति का, कि जब कोई एक्सटर्नल बल किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर लगता है तो वह असंतुलित बल, यानी जो संवेग का परिवर्तन होता है उसकी दिशा भी क्या होती है, उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा की तरफ ही होती है। इसी कारण खिलाड़ी, जो कराटे का खिलाड़ी है, उसका हाथ का जो संवेग का बल परिवर्तन दर है वो अचानक शून्य होने के कारण बर्फ की सीढ़ी पर लगता है, जिस कारण बर्फ की सीढ़ी टूटकर नीचे की ओर गिर जाती है, जिस तरफ बल लगा हुआ हाथ का होता है। समझ गए? तो इस प्रकार जो है हमने ये उदाहरण भी कर लिया। अब कराटे का खिलाड़ी हाथ के संवेग परिवर्तन की दर जो है बर्फ की सीढ़ी पर मारते समय बिना घायल हुए अचानक से शून्य करने में माहिर होता है। अब उसको, जो कराटे का खिलाड़ी होता है ना, उसको वो एकदम से मारेंगे पहली बार तो उसको चोट लग सकती है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस हिसाब से उसको मोमेंटम और सतह के ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है जिस हार्ड सतह पे मारेंगे। ये वही बात होती है जब आप कैच करते हो ना, जो आपका विकेट कीपर होता है, धोनी, मान लो धोनी है हमारा, वो था, तो जैसे वो, उसकी खास बात क्या थी, वो एकदम स्टंप पे खड़े होकर भी बॉल को कैच कर लेता था। तो उसने अपने हाथों में एक ऐसा सामंजस्य बिठा रखा होता है बॉल और हाथों में, उसको एक टेक्निक आ गई थी कि उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं होती थी, वो एकदम से स्टंप के ऊपर खड़ा होके बॉल को रोक के एकदम से स्टंप आउट कर देता था। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। वही बात यहाँ होती है, जब कराटे का खिलाड़ी जो है बार बार मारेगा, वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका हाथ जो है इस प्रकार बैठेगा कि उसको चोट भी नहीं लगेगी और वह निपुण हो जाएगा उस प्रहार से ही सिल्ली को तोड़ने में बिना घायल हुए। तो ये था आपका गति का दूसरा नियम। अब गति के दूसरे नियम के हम गणितीय सूत्र से गति के प्रथम नियम की गणितीय रूप से प्राप्त किया ना, यानी गति के द्वितीय नियम से के गणितीय सूत्र से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ये हम करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ इसको हम कल करें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।
तो आज जो मैं पढ़ाया वो आप अच्छी तरह से समझें। इस वीडियो को दोबारा देखें, जहाँ समझने वहाँ पॉज करके इसको रिपीट करें, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स होती है वो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है, टफ है, लेकिन ये मन की सोच होता है आपका, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईजी है। ध्यान से समझेंगे आप और समझ जाएंगे। जो मैंने आपको उदाहरणों से समझाया वो उसके प्रश्न हैं, उनको आप अच्छी तरह करेंगे तो आपको अगर प्रश्न भी आएंगे वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।